हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। इलस्ट्रेशन नंबर 19 हमें इस क्लास के अंदर करना है और काफी अच्छा इलस्ट्रेशन है। देखते हैं एक बार इस इलस्ट्रेशन में क्या कहता है, और ये हमारा स्टडी मैट का लास्ट इलस्ट्रेशन है। उसके बाद एक क्वेश्चन इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में स्टडी मैट में, और एक दो क्वेश्चन शायद स्कैनर में, एक है या दो है पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलो भाई, पहले तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 करते हैं। क्या कह रहा है, अ रिटेलर डील इन अ पेरिशेबल कॉमोडिटी। पेरिशेबल का मतलब है तो जल्दी खराब होती है, कॉमोडिटी का मतलब होता है गुड्स। ठीक है, पेरिशेबल नेचर के होते हैं कॉमोडिटी, ऐसी कॉमोडिटी जो जल्दी खराब होती है। ठीक है, सड़ जाती है। जैसे टमाटर की बात कर लो आप, तो वो ऐसे कॉमोडिटी होती है, गुड्स हो गए टमाटर। और जो पेरिशेबल नेचर का मतलब, अगर उसको हम ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही रख देंगे तो वो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। द डेली डिमांड एंड सप्लाई आर वेरिएबल, चेंज होती रहती है। वेरिएबल मतलब चेंज, डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज होती रहती है। द डाटा फॉर पास्ट 500 डे सो इन द डिमांड एज 500 दिन का डाटा आपको दे रखा है। ठीक है, कहता है 10 केजी। केजी अवेलेबिलिटी मतलब क्या है कि आपको 10 केजी है, सप्लाई नंबर ऑफ डे 40, मतलब 10 केजी माल 40 दिन तक सप्लाई करते हैं। 30 केजी माल 50 दिन से सप्लाई करते हैं। 30 केजी माल 190 दिन तक सप्लाई करते हैं। 40 केजी माल 150 दिन तक, और 50 केजी माल 70 दिन तक सप्लाई करते हैं। डिमांड किस तरीके से आती है, 10 केजी की डिमांड 50 दिन तक आ जाती है। 20 केजी की डिमांड 110 दिन तक 20 केजी की डिमांड आती है। 30 केजी की डिमांड 200 दिन तक 30 केजी की डिमांड, 100 दिन तक 100 दिन 40 केजी की डिमांड रहती है, और 40 दिन 50 केजी की डिमांड रहती है। तो इस तरीके से डिमांड और अवेलेबिलिटी देखा है कि भाई 40 दिन तो हमारे पास 10 केजी रहता है, 50 दिन हमारे पास 20 केजी रहता है, 190 दिन हमारे पास 30 केजी, और इस तरीके से डिमांड है। 50 दिन तो 10 केजी डिमांड आती है, 200 दिन 30 केजी डिमांड आती है। इस तरीके से डिमांड और सप्लाई के बारे में दे रखा है। सप्लाई मतलब हम जो देंगे, हमारे पास कितना माल है देने के लिए। डिमांड मतलब कितना आ रहा है, पूछ रहा है कि कितना हमें चाहिए। ठीक, अ रिटेलर बाय द कॉमोडिटी एज 20 पर केजी एंड सेल एट 30 पर केजी। रिटेलर जो है दुकानदार, वो 20 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए में बेच देता है। एनी कॉमोडिटी रिमेन एट द एंड ऑफ द डे हैज नो सेल वैल्यू। अगर दिन के एंड में कोई कॉमोडिटी रह जाती है, मतलब कोई केजी, 1 केजी या 2 केजी, कुछ भी कॉमोडिटी, कुछ भी अमाउंट ऑफ गुड्स रह जाते हैं, तो वो उसकी कोई भी सेल वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि खराब हो जाएगा। पेरिशेबल नेचर का है, एक दिन में खराब हो जाता है। मोर ओवर द लॉस और अनसेटिस्फाइड डिमांड इज 8 पर केजी। मोर ओवर द लॉस ऑन अनसेटिस्फाइड डिमांड इज 8 पर केजी। कोई भी लॉस होता है वो उसकी डिमांड 8 रुपए पर केजी, मतलब सड़ा हुआ जो होता है वो 8 रुपए पर केजी के हिसाब से जाता है। मतलब जो बच जाता है ना दिन के एंड में, वो 8 रुपए पर केजी से बिक जाता है। गिव द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैंडम नंबर सिमुलेट द 6 डे ऑफ सेल एंड डिमांड एंड प्रॉफिट। ये आपका पेयर ऑफ रैंडम नंबर आपको गिवन है। द फर्स्ट रैंडम नंबर इज अ पेयर ऑफ द सप्लाई एंड द सेकंड नंबर रैंडम नंबर इज द पेयर ऑफ द डिमांड। 31 63 15, 31 63 15 7 43 81, ये तो हो गया सप्लाई का। 18 84 69 32 75 और 27, ये हो गया डिमांड का, मतलब डिमांड और सप्लाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खत्म। ठीक है, इतना ही है। इलस्ट्रेशन करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा टेबल नंबर 1 बनाऊंगा। टेबल नंबर 1 में मैं क्या करता हूँ, रेंज ऑफ रैंडम नंबर निकालता हूँ। रेंज फॉर रैंडम नंबर, रैंडम नंबर के लिए रेंज निकालता हूँ। रेंज फॉर रैंडम नंबर, रेंज फॉर रैंडम नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखो, मैं पहले किसके लिए निकाल रहा हूँ, सप्लाई के लिए। एक ही में बड़ा हो जाएगा, तो पहले सप्लाई के लिए निकाल दे रहा हूँ, फिर उसके नीचे डिमांड के लिए निकाल दूंगा। तो सप्लाई के लिए सबसे पहले क्या होगा, अवेलेबिलिटी, सप्लाई, फिर प्रोबेबिलिटी निकालो। इस बार क्वेश्चन है आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालने का। हर बार प्रोबेबिलिटी आपको गिवन हो जाती थी, है ना। ऐसा करते हो, यहां पर लिखो आप सप्लाई, जो कि केजी में आप सप्लाई करोगे, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और रेंज। सप्लाई बताओ आप कितनी करते हो, 10 20 30 40 50। 10 20 30 40 50, ये सप्लाई करा। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे बताओ। प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप इस तरीके से,
सप्लाई नंबर ऑफ डे। सबसे पहले आप मुझे बताओ, इसका टोटल करो। इसको लिखने की जरूरत है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, वैसे मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ डे, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज। नंबर ऑफ डे, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज। ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ सर, 40, 50, 190, 150, 70। 40, 50, 190, 150, 70 टोटल करेंगे। ये डिमांड 500 दिन की है, क्या भी रहा था क्वेश्चन के अंदर 500 दिन की डिमांड बता रहे हैं। टोटल कर लो एक बार फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए। 40 प्लस 50, 190 प्लस 150 और 70, आगे 500। अच्छा, कैसे निकालेंगे बताओ। 40 डिवाइड बाई 500 आ जाएगा, है ना। 40 डिवाइडेड बाई 500, 0.08। ये तो निकालना नहीं है, एक स्टार देके ना यहाँ पर नीचे वर्किंग नोट बना देना कि जो प्रिया आया है वो ऐसा आया। 40 डिवाइड बाई 500, इससे क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट को पता होगा कि हमें आता है भाई निकालना। ठीक है, ये हमें बता देना एक बार, बस और कुछ नहीं। बाकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे हम। 50 डिवाइड बाई 500, 0.10। 190 डिवाइड बाई 500, 0.38। 150 डिवाइड बाई 500, 0.30 और 70 डिवाइड बाई 500, 0.14। ऐड कर लो। 0.08, 0.18, 0.56, 0.86, 100, मतलब 1। रेंज निकालेंगे 002, 07, 08 से लेकर 17, 18 से लेकर 55, 56 से लेकर 85 और 86 से लेकर 99। ठीक है, ये आ गया आपका सप्लाई का रेंज। अब आप डिमांड के लिए निकालेंगे वही टेबल में। पहला कॉलम बन गया डिमांड का, दूसरा कॉलम बन गया नंबर्स ऑफ डे का, तीसरा कॉलम बन गया प्रोबेबिलिटी का, चौथा कॉलम बन गया क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और पांचवा कॉलम बन गया रेंज। तो डिमांड, नंबर ऑफ डे, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज। सर जल्दी से करें, बताइए। 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 50, 110, 200, 100। नंबर ऑफ डे 50, 110, 200, 100 और 40। यहाँ का टोटल क्या आएगा, 500। अच्छा, इसका मतलब पता है, नंबर ऑफ डे का मतलब 50 दिन ऐसा होता है जिसमें 10 केजी की डिमांड आती है। 110 दिन ऐसा होता है जिसमें 20 केजी की डिमांड आती है। 200 दिन ऐसा होता है जिसमें 30 केजी की डिमांड आती है। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, चलो। तो मतलब सभी समझे। देखो तो नॉलेज जब तक मतलब नहीं समझ आएगा तब तक क्या करने का फायदा थोड़ी ना है। ये आ गया 0.10। 110 डिवाइड बाई 500, ये आ गया 0.22। 200 डिवाइड बाई 500, ये आ गया 0.40। 100 डिवाइड बाई 500, ये आ गया 0.20। 40 डिवाइड बाई 500, ये आ गया 0.08। ये आ गया 0.10, 0.32, 72, 92 और 100, मतलब 1। 92 और 1। तो 00 से लेकर 09, 10 से लेकर 31, 32 से लेकर 71, 72 से लेकर 91 और 92 से लेकर 99। ये तो हुई टेबल नंबर 1 खत्म। अब बात करते हैं टेबल नंबर 2 की, सिमुलेशन स्टेटमेंट। जैसे जैसे हम चैप्टर के एंड में पहुंचते हैं ना, वैसे वैसे हम चैप्टर से माहिर होते हुए चलते हैं। यार अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर ही लेंगे, इतना सिंपल हो चुका है ये अब। ठीक है,
सिमुलेशन स्टेटमेंट। ठीक है सर, बनाएंगे फॉर्मेट। पहले तो मैं पूरे फॉर्मेट को दो हिस्सों में बांट देता हूँ। ये दो हिस्से से कर रहा हूँ क्योंकि एक ही साथ बना लेता हूँ, बार बार झंझट होती है बनाने के लिए। ठीक, पहला आपके पास हो गया, मान लो ये हो गया सप्लाई के लिए, और ये हो गया वाला फॉर्मेट डिमांड के लिए। ठीक है, सबसे पहले आ गया मेरा डे, कितने दिनों का बताना है। फिर डे के बाद मेरे लिए आ गया रैंडम नंबर, रैंडम नंबर। फिर रैंडम नंबर के बाद मेरा आ गया सप्लाई इन केजी, सप्लाई जो कि केजी में है। सेम एज इट इज, इधर मेरा आएगा डे, डे, रैंडम नंबर और एक्सपेक्टेड डिमांड। ये आएगा डे, ये एक्सपेक्टेड सप्लाई है, ठीक है। ये आएगा रैंडम नंबर, ये आएगा डिमांड जो कि मैं एक्सपेक्टेड निकालना चाहता हूँ मेरी कितनी होगी। कितने दिन का डाटा दे रखा है आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन का। तो 1 2 3 4 5 6 दिन का डाटा दे रखा है। 1 2 3 4 5 6, जो पहला वाला है वो बिलोंग कर रहा है सप्लाई को, तो 31 जिसमें गोले लगा रखे हैं ब्लू से वो सप्लाई को बिलोंग करता है, और प्रीवियस वाला जो है जिसमें येलो से शो हो रहा है वो आपको डिमांड को बिलोंग कर रहा है। तो 31 31 63 15 7, 31 63 15 7, 43 81, 43 18 84 79, 18 84 79 89 बोलते हैं, 32 75 27, 32 75 27, बस एक्सपेक्टेड सप्लाई और एक्सपेक्टेड डिमांड निकाल दो। तो 31 किस रेंज में आ रहा है जी, 31 किस रेंज में आएगा, 31 इधर आएगा इस वाली रेंज में, मतलब 30 की इधर सप्लाई आ सकती है। 30 63 किस रेंज में आएगा, था 63 इस वाली में आएगा, मतलब 40 की सप्लाई होगी। 15 15 आएगा दूसरे नंबर पर, 20 की सप्लाई होगी। 7 पहले नंबर पर आएगा, 10 की सप्लाई होगी। 43 43 आपके पास इस वाले पे आएगा, तीसरे नंबर पे 30 की सप्लाई होगी। और 81 इसमें आएगा सेकंड लास्ट पर, 40 की सप्लाई होगी। ये आ गई एक्सपेक्टेड सप्लाई, इसके कर लेते हैं। 18 84 69, 18 किस पे आएगा दूसरे पे, 18 84 किस पे आएगा 30 चौथे पे, और 69 किस पे आएगा चौथे पे ही आएगा। तो दूसरा चौथा चौथा, 32 75 किस में आएंगे, 32 32 आएगा 30 पर, और 75 आएगा आपके पास 40 पर। 30 और 40, 27 किस पे देख लो एक बार, 27 आएगा 20 पर। लो जी, ये तो हो गई आपकी टेबल कंप्लीट। हमने निकाल दिया आपका एक्सपेक्टेड डिमांड और एक्सपेक्टेड सप्लाई। हमसे क्वेश्चन पता क्या पूछ रहा था, कहता है गिवन द फ्लोइंग पेयर ऑफ रैंडम नंबर, कहता है नीचे दिए गए रैंडम नंबर आपको पेयर में दे रखे हैं। सिमुलेट 6 दिन की सेल आपको निकालनी है, डिमांड और प्रॉफिट निकालना है। 6 दिन की सेल, 6 दिन की डिमांड और 6 दिन का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। और फिर आपको बता रहा है पहले वाला सप्लाई है, दूसरा वाला डिमांड है रैंडम नंबर। तो 6 दिन का सेल और प्रॉफिट भी आपको कैलकुलेट करना है आपको भाई, 6 दिन का सेल और प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको 6 दिन की सेल बतानी है, 6 दिन की डिमांड बतानी है और 6 दिन का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है सर, हमें एक और स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी यहां पर, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग सेल, डिमांड एंड प्रॉफिट फॉर
नेक्स्ट 6 डे, अगले 6 दिन की सेल प्रॉफिट, और हम बनाना चाहते हैं आपके पास 6 दिन की सेल, 6 दिन का प्रॉफिट बताओ, और 6 दिन की डिमांड भी बताओ। डिमांड तो ऊपर निकाल दी ना हमने, ठीक। सबसे पहले तो मैं डे लिखूंगा, फिर आपके पास लिखना है सप्लाई, आप कितनी कर सकते हो, और डिमांड आपकी कितनी आ रही है, ये मैंने ऊपर निकाल दिया ऑलरेडी। इसके बाद आप लिख लो सेल रिवेन्यू, कि आपका रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। सेल रिवेन्यू, सेल रिवेन्यू के बाद आप जाइए लॉस ड्यू टू अनसेटिस्फाइड डिमांड, जो डिमांड को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए उसका लॉस, और फिर निकालो आप प्रॉफिट। ठीक है सर। सबसे पहले डे, हमारे पे कितने दिन है, 6, 1 2 3 4 5 6 दिन है हमारे पास। 6 दिन की सप्लाई मैंने ऊपर निकाला था, ये 30 40 20 10 30 40, 30 40 20 10 30 और 40, ये 6 दिन की सप्लाई है। और 6 दिन की डिमांड कितनी आई थी वो भी निकाला है, ये रही 20 40 40 30 40 20 20 40 40 30 40 20, ये सब केजी में आपको गिवन है। ठीक, एक कॉलम और मेंटेन करना पड़ेगा आपको दोस्तों, एक कॉलम और मेंटेन करना पड़ेगा आपको, के बीच में कर लो। सेल प्रॉफिट तो तब निकालूंगा जब कॉस्ट भी पता होगी, एक कॉस्ट का कॉलम मेंटेन करना पड़ेगा, और फिर वो लॉस ड्यू टू अनसेटिस्फाइड डिमांड, लॉस ड्यू टू अनसेटिस्फाइड डिमांड। बिना कॉस्ट के सेल पता है, कॉस्ट पता है, माइनस करूंगा तभी तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, फिर लॉस भी माइनस करूंगा। चलो फॉर्मूला आपको पता है। सर डिमांड सेल कैसे निकाले, सबसे पहले बताओ। तो सेल के लिए मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ और नीचे इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। सेल रेवेन्यू कैसे होगा, देखो डिमांड को मल्टीप्लाई देंगे सेलिंग प्राइस से, डिमांड को मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस में। इफ डिमांड अगर कम है सप्लाई से तो, डिमांड अगर कम है सप्लाई से तो, और इफ अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो फिर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, सेल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तब सेल इज इक्वल टू सेल रेवेन्यू बन जाएगा सप्लाई मल्टीप्लाई बाय डिमांड। देखो ये फॉर्मूला आपको ना तो याद करने की जरूरत और ना कुछ, एक बारी में समझ में आएगा जब मैं समझाने लगूंगा आपको। देखो ध्यान देना, सप्लाई का मतलब है कि हम कितना माल दे सकते हैं, डिमांड का मतलब हमारे पे डिमांड कितनी की आ रही है, हम कितना, हम से पूछा जा रहा है कि माल खरीदना चाहते हैं। मान लो आप एक कस्टमर हो, मैं एक रिटेलर हूं, आप कह रहे हो कि भाई मुझे 20 केजी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि भाई मैं आपको 30 केजी सप्लाई कर सकता हूं, तो मुझे बताओ कि मेरा प्रॉफिट 30 केजी पे होगा या 20 केजी पे होगा। आप मेरे से सिर्फ 20 केजी मांग रहे हैं, ठीक है, आप मेरे से 20 किलो कुछ मांग रहे हैं, समझ लो 20 किलो राइस मांग रहे हैं, 20 किलो चावल या गेहूं मांग रहे हैं आप मेरे से, और मेरे पे इतनी अवेलेबिलिटी है कि मैं 30 किलो गेहूं या चावल में सप्लाई कर सकता हूं। तो मेरे क्या 30 किलो के हिसाब से प्रॉफिट होगा, जितना डिमांड आ रही है उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। सर जितना डिमांड आ रही है, तो अगर आपका प्रॉफिट जितना मैं बेच रहा हूं, सिंपल जितना मैं बेच रहा हूं उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है, क्या है सेलिंग प्राइस, जो कि 20 पर केजी है, 1 केजी पे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो मुझे बताओ अगर मेरे से डिमांड आ रही है 20 केजी खरीदने की और मैं 30 केजी सप्लाई कर सकता हूं, तो मैं 20 ही तो बेच पाऊंगा, सप्लाई भले ही ज्यादा कर पाऊंगा, जब डिमांड ही 20 की आ रही है तो 20 ही तो बेचूंगा। ठीक है, तो देखो 20 केजी के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 20 केजी मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा जी, 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपके पास, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, 20 रुपए पर केजी सेलिंग प्राइस थोड़ी ना है, तो 20 रुपए पर केजी थोड़ा सेलिंग प्राइस, वो तो प्रॉफिट है शायद, आई थिंक। देखो कॉस्ट है, कॉस्ट वो कॉस्ट है सर, सेलिंग प्राइस 30 रुपए पर केजी है, 30 रुपए पर केजी सेलिंग प्राइस और 20 रुपए पर केजी कॉस्ट है, वो ध्यान दिया 20, सेलिंग प्राइस मेरा 30 रुपए पर केजी है, तो ये 400 नहीं 600 आएगा।
400 नहीं दोस्तों, 600 आएगा। ये समझ में आया? अब देखो डिमांड मेरी कितनी थी, 20, और सप्लाई में कितनी कर सकता था, 30। तो डिमांड मेरी 20 थी, सप्लाई में 30 कर सकता था। तो डिमांड कम है जब सप्लाई से, तो डिमांड मल्टीप्लाई पे सेलिंग प्राइस। अरे क्या ही सोच रहा है इसके बारे में, पर मैंने लिखवा दिया। अगर ऐसा होता है भाई, डिमांड जब कम होती है तो आप कमी, डिमांड जब कम है और भले आप ज्यादा बेच रहे हो, ज्यादा बेच पाओगे, पर आपको मांगा जा रहा है सिर्फ 20 kg, आप 30 बेच पा रहे हो, बनाया आपने 30 kg है, अब बिक्री है सिर्फ 20 kg, तो 20 पे तो प्रॉफिट होगा, 20 पे तो सेलिंग प्राइस आएगा, तो डिमांड से मल्टीप्लाई पे सेलिंग प्राइस। अच्छा बताओ कॉस्ट कितना होगा, आपने बनाया कितना है, कॉस्ट उस पर लगता है जो बनाया है, जो बनाया है उस पे लगेगा कॉस्ट, खर्च। और बनाया कितना है भाई, एट द रेट 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बनाया है। तो भाई 30, ये जो सप्लाई आप कर सकते हो ये आपने बनाया है, मतलब जितना बनाया उतना ही तो आप सप्लाई कर पाओगे, तो इस पे कॉस्ट लगेगी। तो पहले इस पे कॉस्ट निकाल दो, 3 2 6, 600 आपकी कॉस्ट हो गई, 4 दूनी 800 आपकी कॉस्ट हो गई, 2 दूनी 4, 400 आपकी कॉस्ट होगी, 200 आपकी कॉस्ट होगी, 3 दूनी 6, 600 आपकी कॉस्ट होगी, 4 दूनी 8, 800 आपकी कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जितना आप बनाओगे उतना 20 रुपए पर केजी के हिसाब से कॉस्ट लगेगा। सप्लाई का मतलब क्या हो सकता है, सप्लाई का मतलब इतना माल हम मैं बेच सकता हूँ, तो इतना माल जो आप बेच सकते हो उतना आपने बनाया भी तो होगा, तो बनाया होगा तो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से कॉस्ट भी तो लगी होगी। तो आपने अगर 30 kg माल बनाया है, ये केजी में आपको गिवन है, अगर आपने 30 kg माल बनाया है तो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से 600 रुपए आपके खर्चे होंगे, भले ही आपका कम बिका हो, पर बनाने में कॉस्ट तो लगी होगी ना दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो 40 बनाया था, 40 ही बिक गया, तो जितना बिक गया ये आ गया सेल, इतना बिक सकता है। ठीक है, इतना बिक सकता है, पर इतना ही पड़ा है, इतना ही बिक सकता है, क्या बेच सकता हूं मैं? आप ये देखो मेरी जेब में कितना पड़ा है और मेरे से मांगा कितना जा रहा है। मेरे पास 40 kg माल पड़ा है और मांगा भी 40 जा रहा है, मैं बेच सकता हूँ 40 का 40, तो 40 इंटू 30, 4 1200 रुपए की सेल रिवेन्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब जरा ध्यान देना, मेरे से मांगा जा रहा है 40, पर मैं सप्लाई ज्यादा से ज्यादा 20 ही कर सकता हूँ। तो अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो मुझे बताओ मल्टीप्लाई किससे करूंगा अब? भाई मैं 40, मुझसे आप मांग रहे हो कि मुझे 40 kg कुछ चाहिए, मैंने कहा सर 40 नहीं दे सकता, 20 ही दे पाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, तो 20 ही तो बेच पाऊंगा। तो जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो सेलिंग प्राइस सप्लाई पे लगता है। ये समझाने की जरूरत नहीं थी, वैसे ऐसी समझ में आ रहा है कि भाई 20 ही मैं दे सकता हूँ, 40 में से मांगा जा रहा है, मैं दे ही 20 सकता हूँ, मेरे पे 20 ही पड़ा है, तो 20 ही ले जाओ भाई। तो 20 इंटू 20 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 400 रुपए का ही रिवेन्यू हो पाएगा, भले डिमांड कितनी भी थी। डिमांड ज्यादा है पर 10 से ज्यादा दे नहीं सकता, तो 10 इंटू 10 तो बेच दूं, 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 200। 40 की डिमांड है, 30 से ज्यादा नहीं बेच सकता, 30 इंटू 2, 600। और 40 की डिमांड है, अवेलेबिलिटी मेरे 40 kg बेच सकता हूँ, पर डिमांड इस बार कम है, 20 ही है। अब मुझे बताओ बेच मैं 40 सकता हूँ, पर मांगा मुझसे 20 ही जा रहा है, तो अभी भी 400 आ रहा है समझ में? कभी इस पे क्यों निकाल रहा हूँ, लॉजिक समझिए। मैंने फॉर्मूला वैसे लिखवा दिया, पर फालतू का फॉर्मूला है वो, ठीक है, पर लॉजिक समझ लीजिए। 40 मुझसे मांगा जा रहा है, पर मैं 20 से ज्यादा दे ही नहीं पाऊंगा, तो 20 तो बेच ही देता हूँ, भले ही 20 नहीं बेच पा रहा। अब देखो लॉस ड्यू टू अनसेटिस्फाइड डिमांड का मतलब क्या है, कितने का लॉस होगा अनसेटिस्फाइड डिमांड के हिसाब से। और जो लॉस होगा ना, मेरे पे जगह नहीं है, 8 रुपए पर केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से लॉस होगा। देखो मैं 30 सप्लाई करता हूं, 30 में जा सकता हूं, और डिमांड मेरी 20 की आई, क्या मैंने डिमांड पूरी कंप्लीट कर दी? क्या मैंने डिमांड पूरी कर दी, पूरी? हाँ सर, 20 की डिमांड आई थी, आपने 20 का 20 माल बेच सेल कर दिया। डिमांड कब पूरी नहीं कर पा रहा, लॉस ड्यू टू अनसेटिस्फाइड डिमांड। बताओ मेरे पे 40 की डिमांड आई, पर मैं ज्यादा से ज्यादा डिमांड सिर्फ 20 कर पाता हूं, तो 20 की नहीं कर पाया, वो लॉस होगा। तो ये 30 था मेरे पे, सप्लाई कर सकता था मैं, 30 किलो माल बेच सकता था, पर मेरे पे 20 किलो माल ही ऑर्डर आया, तो पूरा डिमांड पूरी कर दूंगा, यस, तो कोई भी लॉस नहीं होगा अनसेटिस्फाइड डिमांड से। 40 की डिमांड आई, 40 का 40 सप्लाई कर दिया, कोई भी लॉस नहीं हुआ। अब देखो डिमांड आई 40 की, पर सप्लाई आप कितना कर सकते हो, सिर्फ 20 kg, तो 20 kg आप सप्लाई नहीं कर पाए। डिमांड आई थी, पर आप डिमांड को 20 kg की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो 20 kg आप सेटिस्फाई नहीं करे, तो 20 kg पर 8 रुपए के हिसाब से लॉस होगा। 8 दूनी 16, 160 रुपए आपको लॉस होगा। कैसे निकाला, 20 इंटू 8। ऐसी 30 की डिमांड आई, पर आप 10 ही सप्लाई करते, तो 20 की इधर फिर नहीं करी, तो ये भी 160 आ जाएगा। 40 की डिमांड आई, पर आप 30 ही अप्लाई कर सकते, 30 ही सप्लाई कर सकते हो, तो मतलब 10 की आप डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाए, 10 8 जा 80, 80 kg यहाँ पर आ जाएगा, 80 रुपए का लॉस हो जाएगा। 40 की सप्लाई कर सकते हो, पर 20 ही डिमांड है, अब हमने डिमांड पूरी कर दी होगी, क्योंकि अपने पास सप्लाई ज्यादा पड़ी है, तो कोई भी लॉस यहाँ पर अराइज नहीं होगा। अब अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो प्रॉफिट क्या होगा, ये आपके पास लॉस है, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से बता देते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल रिवेन्यू
माइनस कॉस्ट कितने का बना और लॉस, ये बना फॉर्मूला प्रॉफिट निकालने का। तो सेल माइनस कॉस्ट माइनस लॉस, ये हुआ प्रॉफिट। तो सेल आपके पास कितने की हुई, 600 की, कॉस्ट कितना लगा 600, लॉस कोई भी नहीं हुआ, तो 600 की सेल 600 का कॉस्ट, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, नील प्रॉफिट। 1200 की सेल हुई, 800 का कॉस्ट आया, तो 400 का आपको यहां पर प्रॉफिट देता है, कॉस्ट लॉस कुछ भी नहीं हुआ। 400 की सेल हुई, 400 की कॉस्ट थी, ये तो नील हो गया, पर 160 का लॉस भी तो हुआ ड्यू टू अनसेटिस्फाइड डिमांड। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक मिनट, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, 400 कहाँ आएगा, ये तो 600 आना चाहिए। एक मिनट, इसको ठीक करो भाई, 30 रुपए के हिसाब से सेल थी ना, तो कितना माल बेचा, 20, 3 दूनी 600 आएगा ये। अरे यार, मैं 20 के हिसाब से कर दिया सारा ये, होपफुल आपने ठीक कराओ। मैंने 20 के हिसाब से सेल डिवेन्यू कर दिया, जबकि कॉस्ट 20 के हिसाब से, ये 30 के हिसाब से था, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से था। कितना आया, 300, 900, चार तिया नहीं, 4 दूनी 600, 3 दूनी 600, ये आया, ऐसा है। इसको ठीक कर लो सर एक बार, ये 140, 60 नहीं आएगा, फिर कम हो जाएगा। अच्छा, 600 का रिवेन्यू हुआ, 600 माइनस 400 माइनस 160, तो कितना आ जाएगा, 40 रुपए का आपको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। 300 का सेल हुआ, 200 माइनस करेंगे, 300 को 200 माइनस कर देंगे कॉस्ट, और 160, तो 60 रुपए नेगेटिव आ गए, ये आपके पास इस बार लॉस जनरेट हुआ। नेगेटिव मींस नेगेटिव इंडिकेट लॉस, नेट लॉस। 900 का सेल हुआ, 600 की कॉस्ट है और 80 रुपए का लॉस, तो 900 माइनस 600 माइनस 80, 220 रुपए का आपके पास यहां पर आया प्रॉफिट। 600 की सेल है और 800 रुपए की कॉस्ट पड़ गई, तो आपने 200 रुपए का इधर क्या आ गया, लॉस। नेगेटिव इंडिकेट लॉस, नीचे लिख देंगे नोट हियर, नेगेटिव प्रॉफिट इंडिकेट मतलब बताता है लॉस। नेगेटिव प्रॉफिट हमें क्या बताता है, लॉस बताता है। खत्म, यही तो निकालना था आपको। आज जो बताता भाई सेल और डिमांड और प्रॉफिट बता दो कितना है, मैंने डिमांड सप्लाई सेल प्रॉफिट सब निकाल दिया, कॉस्ट निकाल दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर 19, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर। ठीक, आगे बात करते हैं। लास्ट में ना जब आप एक बार आओगे तो लास्ट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं स्टडी नोट 4 के, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 34 से चालू हो रहे हैं। अब चेक करना, इलस्ट्रेशन नंबर 34 से चालू हो रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो मिक्सअप है सभी क्वेश्चनों का, सभी पूरा स्टडी नोट का मिक्सअप है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आएंगे जो लीनियर प्रोग्रामिंग से है, कुछ क्वेश्चन आपको कहीं और से मिलेंगे, मैक्स ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग से है। ये देखो, कुछ क्वेश्चन आपको कहीं और से, कहीं से भी मिल जाएंगे, कोई से भी क्वेश्चन, ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग का है। हमें जो चाहिए वो वाला क्वेश्चन चाहिए जो रैंडम नंबर। इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम का भी एक क्वेश्चन है, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप असाइनमेंट प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन कर लोगे। अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं करवा दूंगा। नहीं हो पाएगा तो ठीक है, होपफुल हो जाएगा, यही आई थिंक। अच्छा, ये तो हुआ है, याद है, ये करवाया था मैंने क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन स्टडी नोट 2 का है ना। ऑप्शो इतने का ये है, इसमें एबीसीडी हम डिस्टेंस मैट्रिक्स वगैरह बनाते थे, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नहीं नहीं डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाते थे, इसके अंदर हम करते थे। ठीक है, ट्राई कर लेना एक बार, नहीं आएगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं करवा दूंगा। ऐसा कोई छोटे मोटे क्वेश्चन की बात ही करते नहीं है। हमें अभी वो क्वेश्चन ढूंढना है जो रैंडम नंबर का होगा, रैंडम नंबर का, जिस क्वेश्चन के अंदर रैंडम नंबर दे रखे हैं। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर मिक्सअप है। देखो ये क्वेश्चन है रैंडम नंबर जिसमें दे रखे हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब रैंडम 1 2, आपको रैंडम नंबर दे रखा है, आपको बी रिपीटेड एनालाइज ए बाय यूजिंग द फ्लोइंग रैंडम नंबर। अलग अलग रैंडम नंबर दे रखे, कहता है भाई इस रैंडम नंबर पे आंसर निकाल के दिखाओ और इस रैंडम नंबर पे आंसर निकाल के दो। काफी बड़ा क्वेश्चन होगा ये तो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 47। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, पूरा एक क्लास लगेगी, एक क्लास लगेगी पूरी इस क्वेश्चन के अंदर। होमवर्क है आपके लिए, करके लाओ, एक क्लास बच जाएगी आपकी। अगर आपने ये कर दिया तो एक क्लास मत देखना। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, स्कैनर पे आ जाते हैं। एक ही क्वेश्चन मिला है सिर्फ रैंडम नंबर का। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, या मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा सर एक क्वेश्चन रह गया आपसे, पर हमने कर लिया है तो हमें जरूरत नहीं है अभी इसकी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। तो अब छोटे मोटे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है, स्टडी मेट से आंसर मत देखिएगा। ठीक है, और स्टडी नोट 4 पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप चेक करिए कहाँ कहाँ रैंडम नंबर है।
स्कैनर है ना ये, अभी तक क्या आए हुए क्वेश्चन, बस एक ही दिखा था यार। 10 नंबर में आया है 2017 में जून में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। डिमांड आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, नेक्स्ट 10 दिन की डिमांड की जनरेट करो, और इस सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था उस पर भेज रहे हैं। देखना कैसा क्वेश्चन आया, सिंपल सा। चलो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास में, और हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर वो 47 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वो दो दो क्वेश्चन है एक ही के अंदर, तो वो कर लेंगे। अच्छा अभी और भी है भाई, एक तो ये है 10 नंबर का। एक ये भी है आपके पास। अच्छा एक मैं कराऊंगा, एक आप खुद करोगे। दो क्वेश्चन है, एक 2018 में फिर पूछा गया है ये। दो क्वेश्चन आपके पास, डिपार्टमेंट स्टोर, एक मैं करा देता हूँ, एक आप खुद कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। दोनों में 10 वीक का निकालना है, उसमें भी 10 वीक का, इसमें भी 10 वीक का। ठीक है, एक मैं करा दूं, एक आप खुद कर लीजिएगा, अभी कर लेना, ठीक है, हाथ के हाथ, जिससे ये टाइम खत्म हो जाए। तो इसको कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन है। स्कैनर कर रहे हैं, अभी तक के स्कैनर में 2 बार पूछा गया है ये। ठीक है, और दोनों जो क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत बहुत सिंपल पूछे गए, वो जो हमने बड़े बड़े क्वेश्चन करे हैं ना वो नहीं पूछे गए, पर करना जरूर है भाई। ठीक है, भले कितनी बार आए या ना आए, एमटीपी पूछ लेता है आपसे, सर सेम क्वेश्चन पूछता है आपको। स्कैनर एमटीपी हो, जो आरटीपी है, एमटीपी है, जो आपके जो भी आपके स्टडी मैट वर्कबुक है, स्टडी मैट है, उसने घुमा घुमा कर पूछ देगा, अमाउंट और डिजिट चेंज कर देगा, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, सब कुछ वही, लाइन वही, सब कुछ वही। टेबल नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आज की क्लास का, नेक्स्ट क्लास में 47 क्वेश्चन मुझे कराना है, वो मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में 47 कराऊंगा, आपको वाला लास्ट क्वेश्चन 2018 वाला करना है आपको खुद, वो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप कर रहे हो, सारे क्वेश्चन तो मैं ही करा रहा हूँ। डिमांड दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, पहला क्वेश्चन की तरह है ये। प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज। और सर इससे घटिया क्वेश्चन, घटिया मतलब इससे सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ये वाला होता है। कुछ नहीं सोचना, रेंज निकालनी है, रैंडम नंबर रेंज के अकॉर्डिंग बांट देना है, बस बताना। 0, 6, 12, 18, 24, 30, 0, 6, 12, 18, 24, 30, फ्रीक्वेंसी बता दीजिए। 1, 12, 19, 8, 6, 4, 1, 12, 19, 8, 6, 4, ऐड कर देंगे इसको। 1 + 12 + 19, 8, 6, 4, ये आ गया 50। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 / 50, 1 / 50, 0.02, 12 / 50, 0.24, 19 / 50, फ्रीक्वेंसी का निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन याद करो, फर्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, 8 / 50, 0.16। और देखो पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन में तो आप 10 के 10 नंबर का क्वेश्चन है, हालत देख रहे हो आप ओएम के, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, और पूछा क्या गया आप देख लो, 2 बार पेपर में आया हुआ, मतलब अब जो करंटली पेपर चल रहे हैं ना सारे, उनमें पूछा ही जा रहा है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, ये देखो 2 बार पूछा, एक बार तो यहाँ पूछा, एक बार 2018 में पूछा, एक बार 2017 में पूछा था। 2019 का पेपर निकालेंगे, वहां देखो वहां भी देखा ही नहीं है। ठीक, 2020 का निकालो, किसका, जाओ सारे पेपर कर दो भाई, सारे पेपर। 0.02, 0.26, 26 और 38 मिलाकर 0.64 हो गया, प्लस 16 ऐड कर देंगे, 0.80 हो गया, 0.92 हो गया, और 1 हो गया। रेंज बता दो, 0 से लेकर 01, 02 से लेकर 25, 26 से लेकर 63, 64 से लेकर 79, 80 से लेकर 91, और 92 से लेकर 99। अब ये करना था टेबल नंबर 2 में, आपको बस एलोकेट कर देना है। ये आपको दे रखे है वीक, 10 वीक है। 10 वीक के बाद आपको और दे रखा है रैंडम नंबर, और आपको दे रखा है एक्सपेक्टेड डिमांड। एक्सपेक्टेड डिमांड ही है क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या कराऊं मैं समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कराऊं, कराना ही नहीं चाहिए था मुझे। 12, 27, 18, 58, 12, 27, 18, 58, 12, 27, 18, 58, 43, 75, 31, 43,
75 31, 43 75 31, 62 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं तक लेना है भाई। 10 वीक की पूछिए आपसे, सारी मत निकाल देना, सिर्फ 10 वीक की जनरेट करो और उसकी एवरेज निकाल दो। 62 47 35, 62 47 और 35। बताओ 12 कहां पर दे रखा है? 12 12 किस रेंज में आ रहा है? अरे यार, रैंडम नंबर तो ये रहा है। 12 27 18 58 43 75 31 62 47 और 35। ये तो वीक्स होने चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रेंज बता दो, रैंडम नंबर की रेंज डाल दो और उसका टोटल करके एवरेज निकाल दो। 12 कहां पर आएगा जी? यहाँ पर आएगा दूसरे नंबर पे, 6 इसकी डिमांड है। 27 कहां पर आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा, 12 डिमांड हो गई। 18 कहां पर आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा, 6 डिमांड है। 58 कहां आएगा? 12। 43 कहां पर आएगा? अभी भी 12। 75 कहां पर आएगा? 18 पे। 31 कहां आएगा? 12 पे। 62 कहां पर आएगा? 62 62 अभी भी 12 पे आएगा। 47 भी 12 पे आएगा। और 35 भी 12 पे आएगा। भाई इसका टोटल कर दो और एवरेज डिमांड निकाल दो। एक बार आप कैलकुलेट चेक कर लेना फिर दोबारा, क्या पता कुछ मिस्टेक हो जाए। 6 + 12 + 6 + 12 + 12 + 18 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12, 1 2 3 4 4 12 5 6 7 है 12, फिर 6 + 6 + 18, 1 2 3 4 5 6 7 12 है। 6 + 6 और 18, 114, 114 और 114 10 वीक का है तो 114 डिवाइडेड बाई 10, 11.4 ऑन एन एवरेज डिमांड निकल गई। सर इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल क्वेश्चन कहते हैं। 10 नंबर फ्री फंड के मिलते हैं, बस जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। और जितना पूछा जाए उतना ही बताना, आप सारे का मत निकाल देना। यहाँ भी नंबर कटते हैं, कभी कभी स्टूडेंट कहता है ये सारा निकाल देता है, तो वहां भी नंबर कट जाते हैं, क्योंकि उससे एवरेज डिमांड गलत निकल जाएगी, है ना। अगर आप ये सारा निकाल दोगे, 4 दिन का और निकाल दोगे, तो उससे एवरेज डिमांड भी तो गलत निकल जाएगी। बस ये छोटा क्वेश्चन है, पर एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके अंदर ये है कि स्टूडेंट अवस्था क्या करता है, 10 वीक की पूछी जाती है, 10 वीक का एवरेज डिमांड पूछा जाता है, वो 10 वीक की जगह वहां पर दे देते हैं 12 13 14 वीक का, वो पूरा निकाल देता है। बस ये गलती होकर 10 नंबर पूरे कटते हैं, उसके पूरे 10 नंबर कटते हैं। मिलेगा मिलेगा 1 2 नंबर मिलेगा, इन प्रोफेशनल कोर्स में पूरे 10 नंबर कट जाते हैं भाई उसके। 1 नंबर 2 नंबर 8 9 नंबर तो कटेंगे कटेंगे। बस ये गलती मत करना, जितना पूछा जाए उतना ही बताना। और सेम क्वेश्चन सेम फिर दोबारा आया था 2018 में, पूछा गया 10 जने का। अब बता रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं तक निकालना जी, इसको मत निकालना, फालतू का दे रखा है। इससे एवरेज डिमांड पर वीक गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, बस मुझे लास्ट क्लास और दीजिए। 47 क्वेश्चन मुझे कराना है, इसमें 2 बार पूछा गया है, 2 क्वेश्चन टाइप के अलग है, मतलब एक ही क्लास में 2 क्वेश्चन होंगे, वो अलग अलग सीक्वेंस दे रखा है ना उसमें, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और एक 47 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, और पूरा चैप्टर खत्म। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।